अस्सलाम वालेकुम। हमने स्टार्ट किया हुआ था चैप्टर नंबर 52 हेड एंड नेक स्पेस इन्फेक्शंस। इसमें वी डिस्कस्ड अबाउट द लुडविग्स एंजाइना और हमने स्टार्ट किया हुआ था क्विंसी को, पेरिटोंसिलर एब्सेस। अब हम बात करने लगे हैं इसकी एग्जामिनेशन कि हमने एग्जामिनेशन कैसे करनी है पेशेंट की। तो सबसे पहले तो आपने ये पिक्चर देखनी है कि मैंने आपको बताया था कि कैप्सूल और हमारा जो स्पीयर कंस्ट्रक्टर मसल है इसके दरमियान में एब्सेस बनी हुई है बहुत बड़ी, ठीक है। और उसके मैंने कॉजेज़ आपको बताया था कि जब टॉन्सिलाइटिस को ट्रीट नहीं किया जाता तो वो पूरी एब्सेस बन जाती है, ठीक है। और उसकी वजह से जो ये वाले अपीयरेंस आती है, इसमें देखें आप क्या नज़र आ रहा है कि जो टॉन्सिल है वो बहुत ज़्यादा स्वॉलन है, रेड कलर का है, कंजेस्टेड है। हम पेशेंट के ना ऐसे मुंह खोल के ना देखते हैं टंग डिप्रेसर से, इसको देख रहे होते हैं तो हमें इस तरह से एब्सेस नज़र आ रही होती है सारी, ठीक है। कंजेस्टेड होती है, स्वॉलन होती है, और जो टॉन्सिल होता है ना उसको भी उसने पूरा कवर किया होता है, ठीक है। और जो यूवला होता है वो भी स्वॉलन होता है और दूसरी साइड पे गया होता है। जिस साइड पे एब्सेस होती है उससे ऑपोजिट साइड पे पुश हुआ होता है। जैसे आपको ये नज़र आ रहा है ना, ये हैंग आउट हुआ हुआ यूवला, ये उस साइड पे गया हुआ है, ठीक है, ऑपोजिट साइड पे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है डायग्नोसिस के लिए, ठीक हो गया। उसके अलावा ये जो एरिया है इसमें हमें पस भी मिल सकती है, ठीक है। अगर ये इसके ऊपर जो बैक्टीरिया ने पस यहाँ पे जमा की होती है वो म्यूकोपस हमें इसके ऊपर नज़र आ सकती है, ठीक है। फिर इसके अलावा क्या होता है कि जो पेशेंट होता है ना उसकी जो गर्दन होती है वो जिस साइड पे एब्सेस होती है, यहाँ पे किस साइड पे एब्सेस है, राइट साइड पे एब्सेस है ना पेशेंट के, तो उसकी जो गर्दन होगी वो उसी साइड पे टिल्ट कर जाएगी, ठीक है। तो टॉर्टिकोलिस हो जाएगा, इसको कहते हैं टॉर्टिकोलिस, जिसमें जो गर्दन होती है वो पेशेंट की उसी साइड में, मतलब पेशेंट की जो गर्दन होती है वो एक साइड पे टिल्ट हो जाती है। यहाँ पे जो टिल्ट होगी वो एब्सेस की साइड पे होगी। और मोस्टली ये जो होती है ना टेंडरनेस की वजह से, इतनी दर्द हो रही है तो पता है कभी कभी हमें दर्द हो रही हो तो हम उस साइड पे ऐसे हाथ रख लेते हैं, हाँ ये दर्द हो रही है यहाँ पे, तो इस तरह करके ना आप इस तरह याद कर लेंगे टॉर्टिकोलिस हो जाएगा, ठीक हो गया। उसके बाद ये देखें जुगलोडाइगेस्ट्रिक नोड्स, ये हमेशा हम बात करते होते हैं जुगलोडाइगेस्ट्रिक नोड्स की कि ये स्वेल कर जाते हैं क्योंकि जो सप्लाई होती है ना हमारी लिम्फ नोड सप्लाई जो होती है हमारी टॉन्सिल्स को वही होती है जुगलोडाइगेस्ट्रिक। तो यही नोड्स हमें स्वेल नज़र आएंगे, पेशेंट को सर्वाइकल लिम्फेटिनोपैथी हुई होगी, ठीक है। उसके बाद हम इसकी ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, तो इन्वेस्टिगेशंस में हम यही करेंगे कि वैसे तो हमें क्लिनिकली हम एग्ज़ामिन करते हैं ना, सारा हमें नज़र आ रहा होता है, लेकिन इसकी जो फर्दर एग्ज़ामिनेशन करनी होती है फाइनल करने के लिए वो हम CT MRI करवाते होते हैं, ठीक है। और जो एब्सेस होती है उसकी हम नीडल एस्पायरेशन लेके ना उसकी कल्चर एंड सेंसिटिविटी करवाते हैं ताकि हमें पता चल सके कि कौन सा बैक्टीरिया है, ताकि हम उसके मुताबिक उसको ट्रीट कर सकें। तो हॉस्पिटल फिर ट्रीटमेंट में हम क्या करते हैं कि पेशेंट को हॉस्पिटल में जो है ना एडमिट करवाते हैं जब हम देखते हैं कि इस तरह की कंडीशन हुई हुई है, उसकी पेरिटोन्सिलर एब्सेस बनी हुई है। साथ ही उसको जो है ना OPD में नहीं लेना, उसको हॉस्पिटलाइज करना है। उसकी जो डिहाइड्रेशन हुई है क्योंकि वो मतलब डायनोफेजिया के साथ आया, उसे कुछ खाया नहीं जा रहा, मैंने आपको बताया ना कॉन्स्टिपेशन हुई होगी पेशेंट को। कॉन्स्टिपेशन की रीज़न होती है कि उसने कुछ खाया नहीं जा रहा होता तो कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। इस वजह से हमने हॉस्पिटलाइज़ करके पेशेंट को सबसे पहले क्या करना होता है, उसको IV फ्लूइड्स देने होते हैं ताकि उसकी जो डिहाइड्रेशन है, उसका खाना पीना जो है वो पूरा हो जाए, ठीक है। उसके बाद हमने ऑब्वियसली बैक्टीरिया जब हमने कल्चर वगैरह करवाए हैं उससे पहले हमने जो है एंटीबायोटिक्स उसको देना शुरू कर दी, बिकॉज वी नाउ दैट इसमें एरोबिक और एनारोबिक ऑर्गेनिजम्स बोथ जो है वो होते हैं, तो इस वजह से हम ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक दे देंगे जो इसको कवर करे होंगे। फिर पेशेंट को ऑब्वियसली पेन हो रही है, ठीक है, पेन हो रही है तो उसके लिए हम एनाल्जेसिक्स भी देंगे ऑब्वियसली, ठीक है। तो ये तो जनरल ट्रीटमेंट आपको खुद भी पता है कि हम क्या क्या कर सकते हैं। उसके अलावा ओरल हाइजीन देते हैं, ठीक है। वो जो गंद अंदर जमा हुआ है उसको साफ़ करने के लिए हम पेशेंट को कहते हैं, पेशेंट को जो है सेलाइन देते हैं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड देते हैं जिससे वो सफाई सुथराई करता है। तो हॉस्पिटलाइज करके IV फ्लूइड्स दे के एंटीबायोटिक्स एनाल्जेसिक्स दे के ओरल हाइजीन दे दी, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा जो हॉस्पिटलाइज वाला काम होता है, जो हमने असल में वहाँ पर करना है वो क्या होती है, वो ये होती है, ठीक है। ये हमें एब्सेस नज़र आई, यूवला उस साइड पे गया हुआ था तो हमने नीडल से एस्पायर कर लिया उसको, ठीक है, इंसिजन एंड ड्रेनेज कर दी। अब ये होता है कि इंसिजन एंड ड्रेनेज जो होती है वो हम कहाँ पे करते होते हैं, ये आपको यहाँ पे लाइन नज़र आ रही है, ये देखें हॉरिजॉन्टल लाइन हम ड्रॉ करते हैं फ्रॉम द बेस ऑफ यूवला, ठीक है, और लाइन अलोंग द एंटीरियर पिलर इस तरह से ड्रॉ करते हैं। फिर हमें जो मैक्सिमम बल्ज नज़र आता है वहाँ पे हम जो है इंसिजन एंड ड्रेनेज करते हैं, ठीक है। तो ओपन एट द साइड ऑफ मैक्सिमम बल्ज, ठीक है, और ये वाला इसका एरिया होता है और यहाँ पे हम जो है वो मतलब इंसिजन दे के सारा कुछ जो पास होती है उसको ड्रेन करते हैं, ठीक हो गया, ये हो गया। उसके बाद वो कहते हैं कि कभी कभार जो है हम इंटरवल टॉन्सिलेक्टमी करते हैं, मतलब अगर पास तो हमने ड्रेन कर दी लेकिन अगर पेशेंट को टॉन्सिलाइटिस की वजह से ही ये एब्सेस बनी थी तो हमने फिर उसकी टॉन्सिलेक्टमी भी तो करनी होती है ना,
कि टॉन्सिल को रिमूव करना होता है। तो इसके अटैक के 4 से 6 हफ्ते बाद तकरीबन, मतलब हम कह सकते हैं कि 1 से 1.5 माह के बाद हमने जो है पेशेंट की टॉन्सिलेक्टमी करनी है। ये नहीं है कि अभी वगैरह ड्रेन की साथ ही उसकी टॉन्सिलेक्टमी कर दी, ऐसे नहीं करना, ठीक है। और कभी कभार ऐसा होता है कि हम उसी टाइम हमें टॉन्सिलेक्टमी जो है हम कर सकते हैं कि एब्सेस के साथ ही हम हॉट टॉन्सिलेक्टमी कर दें। हॉट टॉन्सिलेक्टमी की टाइप्स मैंने आपको बताई थी, वो लेज़र और इलेक्ट्रोकॉटरी के साथ करते होते हैं, रेडिएशन वगैरह के साथ। मैंने आपको जब पढ़ाया था टॉन्सिलेक्टमी में, उसमें मैंने आपको बताया था कि वो कौन सी टाइप होती है। तो हम साथ साथ जो है ये भी कर सकते हैं कि हॉट टॉन्सिलेक्टमी कर दें, लेकिन वो अवॉइड किया जाता है क्योंकि वो ज़्यादा डेंजरस काम होता है, ठीक है, बिकॉज उस दौरान वो एब्सेस रप्चर कर सकती है और एक्सेसिव ब्लीडिंग भी हो सकती है। तो अब देखें कि ये हमारा सारा था इसका अबाउट द पेरिटॉन्सिलर एब्सेस। अब आती हैं इसकी कॉम्प्लिकेशंस। तो क्या कॉम्प्लिकेशंस इसकी वही होंगी जो हमने जो है इन द प्रीवियस केस देखी थी, लेकिन थोड़ी सी डिफरेंट भी हो सकती हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है कि पैराफेरेंजियल एब्सेस बन सकती है, जैसे वहाँ पे बन रही थी। यहाँ पे भी ये जो पीछे की तरफ लेरिंग्स में अगर बैक्टीरिया चल जाते हैं वहाँ पे एडिमा हो सकता है, ठीक है। सेप्टिसीमिया हो सकता है कि बैक्टीरिया जो है वो हार्ट, मतलब ब्लड के थ्रू हार्ट में चले जाए या किडनी में चले जाएँ, ब्रेन में जाके एब्सेस बना सकते हैं। ये तो आपको पता है कॉम्प्लिकेशन इस तरह की हो सकती है। अगर लंग में चले गए तो न्यूमोनाइटिस हो सकता है, लंग एब्सेस बन सकती है, ठीक है। स्पॉन्टेनियस है जो है हेमरेज भी हो सकता है फ्रॉम द कैरोटिड आर्टरी और जुगुलर वेन, या जुगुलर वेन थ्रोम्बोसिस भी हो सकती है, ठीक है। ये अभी हम देखते हैं आगे, हम अभी ना स्टार्ट करने लगे हैं नेक्स्ट में ना रेट्रोफेरेंजियल और पैराफेरेंजियल एब्सेस। तो उसके साथ ही मैं आपको बताऊंगी कौन कौन सी हमारी जो है वो स्पेसिस होती हैं, और एक्चुअली ये जो जुगुलर वेनस थ्रोम्बोसिस वगैरह ना ये आपको उसके साथ ही समझ आएगा। तो हम वो स्टार्ट करते हैं। ये देखिए यहाँ पे भी मैंने दोबारा से बताया हुआ है कि यूविला जो है उसके बेस के साथ लाइन ड्रॉ की हॉरिजॉन्टल और लाइन अराउंड द इंटीरियर पिलर। मैक्सिमम बल्ज पे हमने इंसियन ड्रेनेज करनी है, और उसके बाद इंटरवल टॉन्सिलेक्टमी 4 से 6 हफ्ते के बाद। और अगर उसी टाइम करनी है तो हॉट टॉन्सिलेक्टमी करनी है, लेकिन उसको हम मोस्टली अवॉइड करते होते हैं, ठीक है। ये बात थी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द 2 टॉपिक्स जो लुडविग्स एंजाइना और पेरिटॉन्सिलर एब्सेस था, जिसमें हमने सबकी जो है वो देखी। और जो है अब हम इसके पास पेपर्स डिस्कस करते हैं। सो ये आपके पास है 12 ईयर्स ओल्ड बॉय है, आया है ENT OPD में। स्वीयर उसे थ्रॉट पेन हो रही है यूनिलेटरल साइड पे, ठीक है। गले में उसको दर्द है, फीवर भी है उसको, ट्रिसमस है, लॉक जॉ हुआ है उसका 3 दिन से। एग्जामिनेशन में हमें पता चला है कि लेफ़्ट टॉन्सिलर एरिया जो है उसमें रेडिश कलर की स्वेलिंग हुई हुई है जो यूविला को अपोजिट साइड पे पुश कर रही है। तो इसको जो इन्फेक्शन था ये 5 महीने पहले भी इस तरह ही हुआ था। तो डायग्नोसिस क्या होगी इसकी? यूविला ऑपोजिट साइड पे किस में जाता है? क्विंसी में जाता है, पेरिटॉन्सिलर एब्सेस में। तो डायग्नोसिस होगी। मैनेज कैसे करोगे आप? ट्रीटमेंट लिखा हुआ है ना बुक में, उसमें सारा आपने बताना है कि सबसे पहले मैं उसको इन्वेस्टिगेट करूँगा, ठीक है, कि इन्वेस्टिगेशन करूँगा किस तरह से कि उसकी जो एग्जामिनेशन क्लिनिकली करूँगा, हिस्ट्री वगैरह CT MRI करवा के, कल्चर सेंसिटिव करवा के, हॉस्पिटलाइजेशन। वैसे तो मैनेजमेंट में ना टॉप मोस्ट पे यही आता है कि हॉस्पिटलाइजेशन करनी है उसी वक्त पेशेंट की। IV फ्लूइड्स, एंटीबायोटिक्स, एनाल्जेसिक्स, ओरल हाइजीन, इंसिजन ऑफ एब्सेस, इंटरवल टॉन्सिलेक्टमी, एब्सेस और हॉट टॉन्सिलेक्टमी, ठीक है। कॉम्प्लिकेशंस इसकी क्या हो सकती हैं वो आपको पता भी है कि पैराफेरेंजियल एब्सेस, एडिमा ऑफ लेरिंक्स, सेप्टिसीमिया, लंग एब्सेस, जुगुलर वेन थ्रोम्बोसिस, स्पॉन्टेनियस हेमरेज, ठीक है। फिर आता है 30 ईयर्स ओल्ड फीमेल है, उसको लेफ़्ट साइड पे सोर थ्रोट है, पेनफुल स्वेलिंग है, फीवर है, उसका जो सलाइवा है वो बाहर आ रहा है, ठीक है। एग्जामिनेशन में हमें पता चला है कि उसका जो है ये देखें ड्रूलिंग ऑफ सलाइवा, और जो है ये ट्रिसमस है, और जुगुलर डाइगेस्ट्रिक लिम्फ नोड जो है स्वेल हुए हुए हैं, और एडिमेटस है उसका यूविला, और पुश हुआ है राइट साइड पे। सेम वही है, ट्रीटमेंट भी वही है और कॉम्प्लिकेशंस भी वही है, ठीक है। अब ये देखें 10 ईयर्स ओल्ड गर्ल है, उसको फीवर एंड स्वेलिंग हुई हुई है सब मेंटल और सब मैंडिबुलर रीजन में 4 दिनों से। एग्जामिनेशन में जब हमने देखा तो उसकी जो स्किन थी वहाँ पे सब मैंडिबुलर एरिया में वो स्वेल हुई हुई थी, रेड कलर की थी, टेंडर थी, और जो मोलर टीथ था फर्स्ट वाला वो, और साथ में जो फर्स्ट मोलर टीथ, ठीक है, वो कैरियस था, मतलब उसमें जो है वो बीमारी हुई हुई थी, ठीक है। तो अब जो है क्या है मतलब डायग्नोसिस का, तो ऑब्वियसली ये क्या होगा? लुडविग्स एंजाइना होगा, ठीक है। कॉजेटिव ऑर्गेनिजम्स इसके आपने लिखने हैं, स्ट्रेप, स्टेफ, एरोबिक, एनारोबिक, इकोलाई, सुडोमोनास, ठीक है, और एजेंट इन्फ्लुएंजा। मैनेज इसको आप कैसे करोगे आपने सारा बताना है कि सबसे पहले हिस्ट्री एग्जामिनेशन, हिस्ट्री में आप क्या क्या पूछोगे, एग्जामिनेशन आप क्या क्या करोगे, क्लिनिकल फीचर्स के साथ आपने बताना है, ठीक है। और उसके बाद जो है आप बताओगे कि इसके जो है ट्रीटमेंट इसका क्या होगी। सिस्टेमिक एंटीबायोटिक्स, इंसियन एंड ड्रेनेज एक्सटर्नली करोगे ना ये, और ट्रेकियोस्टमी करोगे अगर तो एयरवे इंडेंजर हुई है, ठीक है। तो ये इसके 2 क्वेश्चन है, आई होप आप समझ आ गई होगी इन दोनों की।
5 मिनट्स हमारे हैं अभी लेक्चर के लिए, तो इसमें हम स्टार्ट कर लेते हैं स्पेसिस ऑफ नेक। ठीक है, आपको पता है आपकी जो नेक होती है उसमें सबसे पहले जो है वो क्या होती है, स्किन होती है। ठीक है, उसके अंदर क्या होती है, सुपरफिशियल फेशिया। ये आपने फर्स्ट ईयर एनाटमी में पढ़ा होगा। सुपरफिशियल फेशिया होता है और फिर आपका डीप फेशिया होता है इसके नीचे। ठीक है, ये नीचे से अगर हम देखें तो इन्होंने बताया हुआ है कि ये नेक है और इसका इंटीरियर पार्ट में दिखाया हुआ है। सबसे बाहर क्या होती है, स्किन होती है। ठीक है, उसके अंदर क्या है, सुपरफिशियल फेशिया है जिसमें सबक्यूटेनियस टिश्यू होता है, फैट होता है वगैरह वगैरह। ठीक है, उसके नीचे जो है वो क्या होता है, डीप फेशिया होता है, लेयर्स ऑफ डीप सर्वाइकल फेशिया आ जाता है। अब डीप सर्वाइकल फेशिया जो होता है ना, वो फर्दर हमारे जितने भी स्ट्रक्चर्स ऑफ नेक होते हैं ना उनको कंपार्टमेंट्स में डिवाइड करता है। ठीक है, ये नहीं है कि वो एज अ होल नेक को कवर कर रहा होता है। जहाँ पे उसको लगता है कि मैंने ट्रेकिया को कवर करना है वहाँ पे डीप फेशिया उसको कवर कर रहा होता है। जहाँ पे उसको लगता है मैंने वर्टिब्रा के इर्द गिर्द आना है, वह वर्टिब्रा के इर्द गिर्द चला जाता है। जहाँ पे उसको लगता है मैंने फेरेंक्स को कवर करना है, वो उस तरह से हर चीज़ को उसने जो है ना कवर किया होता है। आपको पता होगा कैरोटिड शीट भी हमारी इससे बनती है इसके अंदर ही। ठीक है, तो ये होते हैं स्किन, सुपरफिशियल फेशिया और डीप फेशिया। इसको थोड़ा सा हम सारा डिस्कस करने से पहले ना हम इसको थोड़ा सा देख लेते हैं कि किस तरह से आपने पढ़ना है। तो ये आपका है कि जो हमारा नेक फेशिया होता है ना, नेक फेशिया, ठीक है, नेक में जो फेशिया होता है वो सुपरफिशियल होता है और डीप होता है। ठीक है, जो सुपरफिशियल फेशिया होता है ना वो आपके बाहर वाला जो मसल होता है ना, प्लेटिज्मा, उसको कवर कर रहा होता है, प्लेटिज्मा मसल को। ठीक है, और जो डीप फेशिया होता है ना उसके बारे में हमने डिस्कस करना है क्योंकि वो थोड़ा सा डिफरेंट है। अब डीप फेशिया के बारे में डिस्कस करने से पहले ना हम देखेंगे कि इसकी कौन कौन सी जो है ना फेशिया होता है। ठीक है, सबसे पहले आता है डीप फेशिया की जो सुपरफिशियल लेयर होती है वो होती है इन्वेस्टिंग लेयर। ठीक है, इन्वेस्टिंग लेयर होती है जो सुपरफिशियल लेयर होती है, इसको हम कहते हैं सुपरफिशियल डीप पोर्शन ऑफ द डीप सर्वाइकल फेशिया। ठीक है, अब ये जो इन्वेस्टिंग लेयर होती है ना ये हमारे कवर कर रही होती है कौन कौन से मसल्स को, दो मसल्स को कवर करती है जिसमें आता है हमारा स्टर्नोक्लीडोमास्टाइड और ट्रेपीजियस मसल। ठीक है, इन दोनों को ये कवर कर रही होती है। फॉर एग्जांपल बस आपको मैं ये बता रही हूँ कि बाहर जो हमारे मसल्स होंगे वो स्टेपीडियस जो है, स्टेनोक्लीडोमास्टोइड और जो ट्रेपीजियस मसल्स हैं सुपरफिशियली लाई कर रहे होते हैं डीपली ना, तो इस वजह से उनको सबसे पहले कवर करती है। फिर हमारे पास आता है दूसरे नंबर पर आता है प्रीट्रेकियल। प्रीट्रेकियल के नाम से आपको क्या पता चल रहा है कि ये हमारे किसको कवर करेगी, ट्रैकिया को कवर करेगी। ये वाला जो फेशिया होगा डीप फेशिया, ठीक है, ये ट्रैकिया एसोफेगस वगैरह को कवर करेगी। फिर होती है प्री वर्टिब्रल। ठीक है, ये कौन सी होगी, जो हमारे वर्टिब्रा को कवर करेगी। ठीक है, इसके अलावा जो है हमारा होता है बक्कोफ्रेंजियल। बक्कोफ्रेंजियल जो होता है ना ये हमारे फेरेंक्स को कवर कर रही होती है पीछे से, बक्कोफ्रेंजियल फेशिया। ठीक है, तो इन्वेस्टिंग लेयर ऑफ द डीप सर्वाइकल फेशिया, प्री ट्रेकियल फेशिया, प्री वर्टिब्रल फेशिया, बक्कोफ्रेंजियल फेशिया। अब जो प्री वर्टिब्रल फेशिया होता है ना, प्री वर्टिब्रल फेशिया, ठीक है, इसकी ना दो आगे से टाइप्स होती हैं। एक होता है एलर फेशिया, ठीक है, और एक होता है हमारा प्री वर्टिब्रल फेशिया। ठीक है, मतलब जो प्री वर्टिब्रल लेयर होती है ना उसकी फर्दर दो टाइप्स होती हैं, प्री वर्टिब्रल और एलर फेशिया। ये आपने अपनी बुक में जो है ना लिख लेना है, ये सबसे पहले आपने लिख लिया। अब हम स्पेसिस की बात करते हैं जब आपको इसकी समझ आ जाएगी। ठीक है, अब स्पेसिस की कैसे बात करनी है, ये आपने लिख लिया, इन्वेस्टिंग लेयर, प्री ट्रेकियल, प्री वर्टिब्रल, बक्कोफ्रेंजियल। ठीक है, अब हम स्पेसिस की बात करते हैं। अच्छा, तो स्पेसिस बहुत इजी होंगी। अब सबसे पहले आपको पता है आपको ट्रेकिया होता है, उसके पीछे आपका फेरिंग्स पड़ा होता है। ठीक है, और सबसे पीछे आपका जो है वर्टिब्रा पड़ा होता है, ऐसी बात है ना। अच्छा, तो अब जो है ट्रेकिया के इर्द गिर्द कौन सी लेयर होगी, प्री ट्रेकिया, जो हमारे ट्रेकिया एसोफेगस को कवर कर रही होगी। ठीक है, फिर आती है हमारी जो फेरिंग्स को कवर कर रही होगी। फेरिंग्स को पीछे से कौन सी कवर कर रही होगी, मैंने आपको बताया था बक्कोफ्रेंजियल फेशिया। ठीक है, बक्कोफ्रेंजियल फेशिया। और जो हमने देखा था वर्टिब्रा, हमने वर्टिब्रल का दो पढ़े थे ना, कि एक प्री वर्टिब्रल फेशिया होता है और एक एलर फेशिया होता है। ठीक है, तो प्री वर्टिब्रल जो होता है ना वो बिल्कुल वर्टिब्रा के साथ होता है, जो वर्टिब्रा को कवर कर रहा होता है, और जो एलर फेशिया होता है वो थोड़ा सा आगे होता है। ठीक है, ये फ्रंट है ना और ये बैक है हमारी, तो ये बात होती है। अब जो है ना क्या है कि अब हमने स्पेसेस बनानी होती है इनके पीछे, इनके अंदर अंदर। अब स्पेसेस हमारी जो हमने मोस्टली इंपॉर्टेंट डिस्कस करनी है वो तीन है यहाँ पे। एक होगी हमारी रेट्रोफ्रेंजियल स्पेस। ठीक है, रेट्रोफ्रेंजियल कौन सी होगी, ये वाली जो फेरिंग्स के पीछे होगी, रेट्रोफ्रेंजियल। ठीक है, रेट्रोफ्रेंजियल स्पेस। अब ये जो रेट्रोफ्रेंजियल स्पेस आपको किस किस के दरमियान में नज़र आ रही है, अगर आप देखें तो बक्कोफ्रेंजियल फेशिया और एलर फेशिया के दरमियान में। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ होते हैं। अगर आपको डायग्राम याद है तो आप एमसीक्यूज़ इजीली सॉल्व कर सकते हैं, रट्टे मारने से कुछ नहीं होगा। फेरिंग्स के पीछे जो फेशिया था दैट वाज बक्कोफ्रेंजियल फेशिया,
और वर्टिब्रा के आगे जो फेशिया हैं वो दो हैं, प्री वर्टिब्रल और एलर। जो एलर और प्री बेस जो एलर और जो बेस हमारे पास है बकोफ्रेंजियल फेशिया के दरमियान वाली स्पेस है, दैट इज़ अ रेट्रोफ्रेंजियल स्पेस, ठीक है। और जो हमारे एलर और प्री वर्टिब्रल के दरमियान में स्पेस है उसको हम कहते हैं डेंजर स्पेस, ठीक है। और जो हमारी जो है प्री वर्टिब्रल फेशिया और वर्टिब्रा के दरमियान में स्पेस है उसको हम कहते हैं प्री वर्टिब्रल स्पेस, ठीक है। सिंपल सी बात है, प्री वर्टिब्रल स्पेस, ठीक है। तो ये सारी स्पेसेस हैं, ये सारे फेशिया हैं, ये आपके माइंड में होने चाहिए, ये आपको समझ आ जाएंगे, ठीक है। एक हमारी पैराफ्रेंजियल स्पेस भी होती है, वो इस साइड पे होती है जो पैराफ्रेंजियल होती है, मीन्स के जो फेरिंक्स के इर्द गिर्द होती है, ठीक है। तो ये सारी पिक्चर है, ये आपने माइंड में रख लेनी है। बाकी हम जो है नेक्स्ट पार्ट से स्टार्ट करते हैं आगे से फिगर्स के साथ, ताकि आपको ज़्यादा अच्छा क्लियर हो जाए।